Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this special series of lectures, which is meant for the examination of finance account assistant. और इस लेक्चर सीरीज का आज ये 5वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये क्या कहते हैं सवाल है उसका हम जवाब आज देंगे। और वो सवाल क्या है? दैट इज व्हाई अकाउंटिंग। नहीं, अकाउंटिंग हमें पढ़नी क्यों है, करनी क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमारा कोई मकसद होता है। जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा मकसद है तो हेल्प यू आउट, टू हेल्प दी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, टू हेल्प देम आउट, तो मेरा एक मकसद है। तो इसी तरह कोई भी जो काम करता है उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है। तो अकाउंटिंग भी एक काम है, बहुत बड़ा काम है, तो इसका भी कुछ मकसद है, रादर हम कहेंगे इसके कुछ मकासद है और उन्हीं को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हाई अकाउंटिंग है, इसका जवाब जो है दोज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के कुछ मकासद हैं और उन्हीं को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। और वो मकासद क्या है? लेट अस ट्राई टू लर्न, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज ऑब्जेक्टिव्स। दो इट्स अ फैमिलियर टॉपिक, हमने इसे पहले भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो कुछ इसमें आपको लगेगा कि ये पहले ही डिस्कस हुआ है, लाइक दिस वन, फर्स्ट वन। तो पहला मकसद है कि टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का पहला मकसद ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का जिसमें अकाउंटिंग की जाती है, तो उस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए। यानी उस बिजनेस में जो भी काम होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो भी डीलिंग्स होती है, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाए। बिकॉज डीलिंग जो होती है, एक्टिविटीज जो होती है, दे रन इन थाउजेंड्स, द वॉल्यूम ऑफ डीलिंग्स, द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज सो ह्यूज, वी कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन नॉट बर्डन आवर memory, so that to unburden our memory and so that to just get information anytime we like, तो इसलिए उस इंफॉर्मेशन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि किसी भी वक्त उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए, उस रिकॉर्ड को एक्सेस किया जाए। तो पहला मकसद अकाउंटिंग का यही है, दैट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज द फर्स्ट वन। The next objective of accounting is to ascertain the financial performance. परसों भी मैंने आपको, परसों के लेक्चर में अगर आपने वो देखा होगा, मैंने आपको बोला कि मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलता हूं दैट वी डू बिजनेस टू अर्न बट वी डू अकाउंटिंग टू लर्न। दैट इज कशिर पे वनो अकाउंटिंग करान जान खतर, तो बिजनेस करान जेन खतर। बिजनेस कर जेन खतर, अकाउंटिंग कर जान खतर। क्या जान खतर? दिस टू ascertain the financial performance of business। तो ये जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है कि बिजनेस ने फाइनेंशियली परफॉर्म कैसा किया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ताल्लुक होता है प्रॉफिट और लॉस के साथ, यानी बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया या अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। यानी एक साल की जो बिजनेस की जो मतलब कारकर्दगी होती है उसको असरटेन करने के, उसको हासिल करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो एक साल में खर्चे कितने हुए हैं, इस साल में इनकम्स कितनी आई है, तो फिर उन खर्चों को इनकम से डिडक्ट करके हम देखते हैं कि वेदर इनकम्स आर मोर, अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन अगर खर्चे ही ज्यादा हुए, इनकम कम कमाए तो लॉस हुआ होगा। तो वो असरटेन तभी किया जा सकता जब हमने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा होगा और उस रिकॉर्ड से फिर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असरटेन करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी जो उस साल, जिस साल के हम अकाउंटिंग करेंगे उस साल में हमने क्या कारकर्दगी की, उसको असरटेन करने के लिए, उसको देखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। एंड दैट इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है। तीसरा हमारा है दैट इज टू ascertain the financial position। yes, very important। here it is financial performance, here it is financial position। financial performance जो होती है ये करंट से वाबस्ता होती है, करंट ईयर से वाबस्ता होती है, यानी जिस साल की आप अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो इंडेफिनिटली नहीं की जाती, अकाउंटिंग एक मुख्तसर वक्त के लिए की जाती है, दैट इज द 1 year that we will discuss in accounting period concept in the later lectures इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप याद रखिए, एक अकाउंटिंग जो की जाती है ना, एक मुख्तसर वक्त के लिए की जाती है, 12 मंथ्स के लिए की जाती है, और उन्हीं 12 मंथ्स की परफॉर्मेंस यानी उन 12 महीनों का प्रॉफिट लॉस निकालने को हम बोलते हैं ascertaining financial performance। तो ये भी अकाउंटिंग का मकसद है। नेक्स्ट इज टू ascertain financial position। फाइनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक 12 महीनों के साथ नहीं है,
फाइनेंशियल पोजीशन का ताल्लुक होता है बिजनेस जब से वजूद में आया है तब से लेकर आज तक बिजनेस ने क्या हासिल किया है। तो पोजीशन का ताल्लुक जो होता है ये होता है एसेट्स के साथ और लायबिलिटीज के साथ। अगर आप याद रखोगे पहला लेक्चर, अगर आप याद करोगे पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि ट्रांजैक्शन इवेंट जो होता है वो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल होता है, बस इतना ही। तो यहां पर भी इन्हीं 5 चीजों को देख के परफॉर्मेंस भी निकाली जाती है और पोजीशन भी निकाली जाती है। खैर, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, फाइनेंशियल पोजीशन का जो ताल्लुक होता है वो बिजनेस का जो पूरा मतलब जो बिजनेस थे पूरा मतलब जितना टाइम बिजनेस को हो गया चलते हुए तब से लेकर आज तक बिजनेस ने क्या हासिल किया, कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, कितने एसेट्स जनरेट किए, कितने एसेट्स बिजनेस के पास है और लायबिलिटी कितनी है। तो इसका एक क्या कहते हैं, इसकी पोजीशन को मतलब देखना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। उसको हम कहते हैं टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का हम ऐसे कहेंगे बिजनेस का कैपिटल कितना बड़ा है, बिजनेस के रिजर्व्स अब कितने हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। और फाइनेंशियल पोजीशन को हम बिजनेस का जो एक स्टेटमेंट है, फाइनेंस स्टेटमेंट, उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो बैलेंस शीट से फिर फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा दैट विल बी अ बिट टेक्निकल फॉर यू, because until unless we are not मतलब we are not we don't know the basics of accounting का बेसिक जब तक हमें पता नहीं लगेगा तो तब तक बैलेंस शीट को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो लेटर ऑन बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट में होता क्या है और बैलेंस शीट के जरिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखी जाती है, दैट विल डिस्कस लेटर। तो फिलहाल आप याद रखिए कि अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, दैट इज टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस जब से वजूद में आया है तब से लेकर आज तक बिजनेस ने हासिल क्या किया है, दैट इज रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी और बिजनेस के कर्जे कितने हैं। तो this was the third objective of the business. Then the next one is to communicate information to users. अब उसके बाद जो अपनी परफॉर्मेंस यहां से निकाली, उसके बाद पोजीशन भी निकाली आपने। तो पोजीशन और परफॉर्मेंस को फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट दिस पोजीशन एंड परफॉर्मेंस टू अकाउंटिंग यूजर्स। अब आपको ये कम्युनिकेट करनी है, ओनर्स को कम्युनिकेट करनी है या शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करनी है, क्रेडिटर्स को, जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हो, मैनेजमेंट को, तो जो भी बिजनेस हमारे बिजनेस के साथ वाबस्ता है, तो इन सब तक आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। व्हाई? that you know, so that to help them in a rational decision making। तो इसके बाद ही कम्युनिकेट करनी है। उसके बाद और एक मकसद बिजनेस का ये भी है, दैट इज की वो रिलेटेड इसके साथ है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग से, दैट इज टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो। रिकॉर्ड भी इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि बिजनेस का जो बिजनेस के जो एसेट्स है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत हो, इसकी प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर किसी एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, आपके पास कैश है, आपने रिकॉर्ड नहीं, मतलब आप कैश तो है लेकिन आपने कहीं लिख के नहीं रखा है कि कितना है, मशीनरी है लेकिन लिखी नहीं है कितनी है, तो इस कैश की एम्बेजलमेंट हो सकती है, मशीन या किसी फर्नीचर पार्ट ऑफ मशीन को कोई चोर चुरा के ले जा सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि आपके पास जो एसेट है, आप उस एसेट को किसके साथ मैच करोगे, किसके साथ मिला के देखोगे कि हमारे पास क्या था और अब क्या है, अगर आपने मेंटेन रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन जरूरी किया जाता है, सारे एसेट्स का, सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि बाद में हम चेक कर सके, जब ही हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं, ताकि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल, जब भी आप प्रॉपर्टी पे देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी रिकॉर्ड में और क्या एक्चुअली है, ताकि इजीली हम देख सके क्या कोई एसेट ऐसा तो नहीं जो गायब है या जो ऐसे ही गबन हो गया है, कैश गबन हो गया है। तो इसलिए मेंटेन कर, तो इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन होती है जब उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्योंकि आपका जब रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड आपके प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन होती है और फिर ऐसे ही कोई आपकी प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ नहीं कर सकता या आपको चोरी नहीं कर सकता है। बिकॉज टुमारो यू विल कम टू नो दैट समथिंग हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द बिजनेस, यू कैन गो फॉर ए कंप्लेंट, यू कैन गो फॉर एन एफआईआर आफ्टर दैट। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो आपको कैसे पता लगेगा हमारे पास क्या था और क्या है, ये आपको पता नहीं लगेगा। तो रिकॉर्ड कीपिंग से क्या होता है, दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो रिकॉर्ड रखने से बिजनेस की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज दैट टू हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जैसे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड रखना जरूरी, इसी तरह लायबिलिटीज का भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि मैं किसको उधारता हूं, हमारे कर्जे कितने हैं। और तभी जब आपको पता होगा कि कर्जा कितना है, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग अनटिल एंड अनलेस वी नॉट रिकॉर्ड इट। तो आपको पता होना चाहिए, रिकॉर्ड करके होना चाहिए कि कर्जदार कितने हैं, कर्जा कितना है, ताकि आप उसकी सेटलमेंट के लिए काम कर सको। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा है, फिर आप भूल गए, तो सेटलमेंट कैसे करोगे आप? और दैट विल बी अगेन, दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर बिजनेस। तो आपके बिजनेस की जो ट्रस्ट वर्दीनेस होती है, क्रेडिट वर्दीनेस होती है, खत्म होती है अगर आप टाइम पे सेटलमेंट नहीं करोगे। तो उस टाइम पे सेटलमेंट तभी होती है जब हमें पता होगा कि हमें सेटल क्या करना है, रिकॉर्ड रखा होगा। और टाइमली सेटलमेंट जब होती है लायबिलिटीज की, इससे हमारे बिजनेस की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है, हमारा जो ट्रस्ट होता है, वो बिजनेस का बढ़ता है। सो दैट इज वन मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज टू हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू एक्ट एज एविडेंस। क्योंकि हमारा रिकॉर्ड जो होता है सिस्टमैटिक होता है, ये एज पर रूल्स होता है, एज पर प्रिंसिपल्स होता है, तो इसलिए इसको कहीं भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ और किसी के सामने भी इसको एज एविडेंस भी, एज सबूत के तौर पे भी आप अकाउंट्स के या रिकॉर्ड को पेश कर सकते हो कि दैट दिस हैज हैपेंड। इफ देयर इज डिस्प्यूट विद एनीबॉडी, दैट टाइम द वो जो होता है आपका जो हिसाब होता है, आपको जो रिकॉर्ड होता है, तो वही बातें करता है, तो आपको उस रिकॉर्ड को एज एविडेंस भी पेश कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिसएग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स जब हम कमाएंगे तो टैक्स भी हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमने कमाया कितना हो और टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो वो कमाया कितना है वो हमें पता लगना चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉपर्टी कितना हमारा है या प्रॉपर्टी हमारी कितनी है। तो और जब ये पता होगा तो उसके बाद ही उसी पर असेसमेंट ऑफ टैक्स होता है, यानी जितना हमने कमाया है वो टैक्स भी उसी हिसाब से हम देते हैं। लेकिन कितना कमाया है वो हमें तभी पता लगेगा जब हमने उसका रिकॉर्ड रखा होगा। सो दीज were a few these objectives of accounting. There are many more, but these are some primary objectives of accounting, जिनकी मतलब जिनको हासिल करने के लिए, जिनको पूरा करने के लिए accounting की जाती है। So these are the objectives. So you can write these objectives as importance of accounting as well. तो ये accounting की need है, accounting का why है, accounting के objectives है, accounting की importance है, accounting की advantages है। तो these can be referred or these can be used as आंसर्स टू सो मेनी क्वेश्चंस। तो जहां अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, वहां अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, खामियां भी हैं। अकाउंटिंग अगर वारिया खूबी से कैसे खामी, और खामी क्या है अकाउंटिंग की? पहला ये है कि दैट इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो हमने डिस्कस किया। व्हाट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, एम्प्लॉय कितना पंक्चुअल है, दैट यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हालांकि एक एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, उसकी पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, it is a non-monetary information, or non-monetary information though very important but cannot be recorded in accounting, and that becomes as the limitation of financial accounting. Maybe in coming years maybe ऐसी अकाउंटिंग वजूद में आए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी इस अकाउंटिंग का ताल्लुक है, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहां पर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इट इज ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका लेजर जर्नल वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन टच, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। यानी हमारी अकाउंटिंग जो है इसमें ह्यूमन टच भी है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस। हमारी अकाउंटिंग बायस से फ्री नहीं है, इसमें ह्यूमन टच है, यानी इंसान अपने मर्जी के मुताबिक अकाउंटिंग या रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है। दिस व्हाट इट मींस एक्चुअली, इट्स नॉट फ्री फ्रॉम बायस एंड इट इज नॉट एज एग्जैक्ट एज वी थिंक। इंसान अपने, अगर अकाउंटेंट चाहेगा, बिजनेसमैन चाहेगा प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करे, वो कर सकता है। अगर अकाउंटेंट चाहेगा प्रॉफिट्स को कम किया जाए, प्रॉफिट्स को कम दिखाया जाए, वो कर सकता है। There are certain techniques, there are certain methods, there are certain policies in accounting which can be used so that to increase profit or to decrease profit. हालांकि
एक्चुअल में प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आपने कमाया, लेकिन अकाउंट्स में हम अकाउंट प्रॉफिट को इंक्रीज भी करवा सकते हैं, डिक्रीज भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन पॉलिसीज। मैं अब नाम बोलूंगा कुछ आपको। से देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देयर आर सर्टेन मेथड्स फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, उनको अगर आपने सुना होगा लीफो, फीफो, हीफो, ये कुछ मेथड्स हैं, ये ऑल्टरनेट मेथड्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। डेप्रिसिएशन होता है कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, फिर उस एसेट को जब यूज किया जाता है, उस एसेट के यूज से, उस एसेट के इस्तेमाल से एसेट का वैल्यू कितना कम हो गया, ये कोई नहीं बता सकता कितना कम हो गया। कौन बता सकता है ये? क्योंकि एसेट तो उतना ही है जितना पहले था। आपने मशीनरी लाई, वो आपने साल के पहले दिन लाई, अब आपने पूरे साल उसको इस्तेमाल किया, तो साल के आखिर तक मशीनरी पुरानी हो गई, और पुरानी होने से ये इसका वैल्यू भी कम होगा। लेकिन कितना वैल्यू कम होगा ये कौन बता सकता है? कोई नहीं। देयर इज नो मेजरिंग रॉड हु कैन टेल अस एग्जैक्ट हाउ मच इट हैज डेप्रिसिएटेड। इसका कम होना डेप्रिसिएशन का होता है। तो किसी भी एसेट के वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन होता है, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इज इम्पॉसिबल। So what we do? We use certain policies, we use certain methods, and methods are multiple. There is straight line method, there is diminishing balance method, there is sinking fund method, there is annuity method, there are so many methods. और इन methods में जो depreciation का amount होता है ना, वो अलग अलग निकलता है। किसी में ज्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है। तो जिस मेथड में depreciation का अमाउंट ज्यादा निकलेगा, प्रॉफिट कम निकलेगा, क्योंकि depreciation is expense। तो एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा, प्रॉफिट उतना कम होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट कम दिखाना होगा, तो आप डेप्रिसिएशन का वही मेथड यूज करोगे जिससे डेप्रिसिएशन ज्यादा निकलेगी, ताकि प्रॉफिट कम निकले। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, तो आप डेप्रिसिएशन का वही मेथड यूज करोगे जिससे डेप्रिसिएशन ज्यादा निकलेगी, ताकि प्रॉफिट कम लगे। तो ह्यूमन टच इज देयर, बायस इज देयर, यानी अकाउंटेंट अपने डिस्क्रिशन से प्रॉफिट को कम ज्यादा कर सकता है। इस तरह स्टॉक वैल्यूएशन भी है, लीफो फीफो, वहां भी प्रॉफिट पर, इनकम एक्सपेंस पर असर पड़ता है। तो कभी हम प्रॉफिट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन टच। यानी हम कहेंगे ये कोई ऐसा साइंटिफिक लॉ नहीं है, यानी जिसको प्रूव करने के लिए इंसान का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है, एंड दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लिए ऐसा नहीं, अकाउंटिंग में थोड़ा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इस ह्यूमन टच को दूर करने के लिए देयर आर पॉलिसीज। उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब कहोगे सर ये तो बड़ा, इसकी बड़ी खामी है, इसको कैसे दूर करेंगे? देयर आर मेथड्स, देयर आर वेज सो दैट रिड्यूस दिस लिमिटेशन। इस लिमिटेशन को तो पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका जो चांस है कम करने के हमारे पास अकाउंटिंग में तरीके हैं। फिलहाल आप याद रखोगे कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन ये भी है कि इसमें ह्यूमन टच है, इसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, और इंसान के इन्वॉल्वमेंट से वो अपने डिस्क्रिप्शन के मुताबिक प्रॉफिट को कम ज्यादा करवा सकता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज टू शो बुक वैल्यू नॉट रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग से हमें बुक वैल्यू पता चलता है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बिजनेस पता चलता है, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको कभी पता नहीं चलेगा अकाउंटिंग के जरिए। एग्जाम्पल में देता हूं, एक एग्जाम्पल, उसके जरिए आपको समझ आएगा। हमने मशीनरी लाई, से 1 लाख की मशीनरी लाई, उसके बाद हमने पूरे साल मशीनरी को इस्तेमाल किया। साल के आखिर में मशीनरी को हम डेप्रिसिएट करते हैं, वही मैंने बोला, डेप्रिसिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मेथड से। हमने कोई मेथड इस्तेमाल किया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसके जरिए डेप्रिसिएशन निकल गई 10,000। तो हम 1 लाख से 10,000 माइनस करेंगे। तो अब मशीनरी का वैल्यू हम कितना अगले साल के लिए रिकॉर्ड करेंगे? 90,000। फिर अगले साल फिर से करेंगे 10,000 या 9,000 एज पर द मेथड। तो फिर हम माइनस करके फिर से फॉर हमने फिर से 10,000 माइनस किया, तो अगले साल तीसरे साल के लिए मशीन का वैल्यू होगा 80,000। तो ये 80,000, 90,000 जो है ये हमारा बुक वैल्यू है। क्या मार्केट में भी यही इसका आएगा? अगर हम मार्केट में इस मशीन को निकालेंगे, इसको ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन अकाउंट्स में इसका रिकॉर्ड जो है वो 80,000 और 90,000 ही है। तो अकाउंटिंग में जो हमारे बिजनेस का वैल्यू होता है, हमारे बिजनेस की पोजीशन जो होती है, वो होती है बुक वैल्यू, वो होती है एस्टिमेटेड वैल्यू। इतना आ सकता है, हमारा बिजनेस का वैल्यू इतना है, लेकिन रियल में कितना है, दैट इज नॉट ascertained फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि अकाउंटिंग जो की जाती है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के मुताबिक की जाती है, कॉस्ट कंसेप्ट के मुताबिक की जाती है। यानी हमने जितने में खरीदा है उसको डेप्रिसिएशन माइनस करो अपने मेथड के हिसाब से और फिर रिकॉर्ड करो। लेकिन मार्केट को छोड़ के, मार्केट में इसका वैल्यू कितना है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड।
And the real value of the business you will come to know only when you will wind up the business. जब आप बिजनेस को बंद करोगे, वाइंड अप करोगे, उसके बाद आप बिजनेस को बेचोगे, उसके बाद आपको क्या आएगा, तब आपको पता चलेगा द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस. तो until and unless you are not shutting down your business, तब तक आपको बिजनेस का रियल वैल्यू नहीं पता चलेगा, बल्कि कौन सा वैल्यू पता चलेगा, बुक वैल्यू. एंड दैट इज वन मोर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. ये भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, तो आपको you have to go with it, you cannot run away with this. Next one is ignores price level changes. बिल्कुल इसके साथ वाबस्ता है ये. ignores price level changes, यानी हमारी जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन आप समझ सकते हो, अफराद ज़र जिसको बोलते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, यानी वैल्यू नहीं, प्राइस ऑफ कमोडिटीज, यानी प्राइस कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विस यूज द्रजर गसान चीजन मंज ताच इन्फ्लेशन. लेकिन इन्फ्लेशन का जो यानी चेंजिंग प्राइस का जो असर होता है, दैट इज नॉट डिपिक्टेड इन अकाउंटिंग. क्योंकि अकाउंटिंग हम किस वैल्यू पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. आपने जितने में खरीदा है, आज ये कितना है, आज इसका वैल्यू कितना है, उस हिसाब से तो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो इन्फ्लेशन का जो असर होता है, प्राइस लेवल चेंज का जो असर होता है, या हम कहेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है, उसको आप अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि पोंसो वैल्यू गसान दो दो कम, तिकाज द्रजर गसान ज्यादा तो वैल्यू गसान कम. ना वन प्रेन पे वन ये ब्रोस 10 रुपये आज कहें तथ, तो इसका मतलब है कि इसके 10 रुपये वैल्यू कम. दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट वैल्यू तक, फ्यूचर वैल्यू तक. दैट इज अ सेपरेट कंसेप्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो वहां वो देखते हैं, लेकिन उस टाइम वैल्यू का जो असर होता है उसको अकाउंटिंग में कहीं आप दिखा नहीं सकते हो. प्राइस लेवल चेंज का जो असर होता है अकाउंटिंग में उसको आप नहीं दिखा सकते हो. एंड दैट अगेन बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. बट देयर इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, maybe that is an evolving branch, that branch is called inflation accounting. और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में इस चीज का ख्याल रखा जाता है. बट व्हाट अकाउंटिंग वी डिस्कस इज दिस अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इज नॉट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही आपको रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स है, वही वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे इसके रूल्स हैं. तो रूल्स ये है कि आप प्राइस लेवल चेंज को कंसिडर नहीं करते हो व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग. एंड द लास्ट वन इज danger of window dressing. very very important concept. danger of window dressing, ये इसके साथ वाबस्ता है. ह्यूमन टच. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना. विंडो ड्रेसिंग डजंट मीन दिस, यानी अपने विंडो पेन्स को या विंडोज को दोबारा से रंग चढ़ाना वगैरह, पेंट करना. विंडो ड्रेसिंग, विंडो को ड्रेस, नो इट्स नॉट लाइक दिस. इट इज एन अकाउंटिंग टर्म. और विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन. इट इज इलीगल window, but there is a chance people do it. मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी ह्यूमन टच के जरिए अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल करके हम अकाउंट्स को मिसरिप्रेजेंट करते हैं. कभी प्रॉफिट को इन्फ्लेट करते हैं, कभी उसको कंट्रैक्ट करते हैं by using certain techniques, by using certain policies, or that is called as window dressing. And there is always a danger of window dressing. यानी आप अकाउंटिंग यूजर को कभी एक अकाउंटेंट जो है ये अकाउंटिंग यूजर्स को मिसलेड कर सकता है by window dressing, by manipulating the accounts. यानी अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके अकाउंटिंग यूजर्स तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी जो प्रैक्टिकल या जो रियल इंफॉर्मेशन नहीं होगी. तो दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. तो इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि इन लिमिटेशंस को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए. एलिमिनेट तो हम नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन मेथड्स with the help of which we can reduce the chance of these limitations. So जहां अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, फायदे हैं, वहां इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. एंड इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें भी डिस्कस की विच मे हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एग्जाम इंशाल्लाह. तो आई विल टेक लीव ऑफ यू with this. We'll meet in the next lecture inshallah with some other topic. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz, and take very good care of yourself.